हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित देवांगन, सहायक प्राध्यापक खैरागढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बीबीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मौद्रिक नीति का अध्ययन करेंगे। मौद्रिक नीति क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाया जाता है। इसको आरबीआई की साख नीति भी कहा जाता है। मौद्रिक नीति क्या है? वह नीति जिसके माध्यम से हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करता है। इसे साख नीति या आरबीआई का मौद्रिक प्रबंध नीति कहा जाता है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य है, पहला, मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति पर नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता लाना। विनिमय दर और कीमतों को नियंत्रित करके देश में आर्थिक स्थिरता लाया जाता है। तीसरा उद्देश्य है आय का समान वितरण। धनी एवं निर्धन वर्गों के बीच आय का समान वितरण किया जाता है। चौथा उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि लाना। देश में आर्थिक स्थिरता लाने के साथ साथ आर्थिक समृद्धि लाना भी मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण या टूल्स। मौद्रिक नीति के उपकरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रात्मक या परिमाणात्मक नियंत्रण या उपकरण, और दूसरे भाग में आता है गुणात्मक उपकरण। तो पहले देखते हैं मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत पहला है रेपो रेट व बैंक रेट। दूसरा है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तीसरा है नगद आरक्षित अनुपात, जिसको कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर भी कहा जाता है। चौथा है संवैधानिक तरलता अनुपात, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या एसएलआर कहा जाता है। पांचवा है रिवर्स रेपो रेट। छठवां है सीमांत गतिरोध सुविधा। ये सब मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपकरण या टूल्स हैं। दूसरे भाग में आता है गुणात्मक उपकरण, जिसमें पहला है चयनित साख नियंत्रण, दूसरा है साख की राशनिंग, तीसरा आता है नैतिक अनुनयन और चौथा आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। अब मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला रेपो रेट या नीतिगत दर, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए ऋण देता है, रेपो रेट कहलाता है। ठीक है। और आरबीआई के ग्राहक कौन होते हैं? आरबीआई के ग्राहक होते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या व्यापारिक बैंकें। दूसरा आता है बैंक दर। बैंकों को दीर्घावधि के लिए जो ऋण दिया जाता है, उस पर जो ब्याज की दर लगाया जाता है, उसको बैंक दर कहा जाता है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था में महंगाई अथवा स्फीति की अवस्था में आरबीआई रेपो रेट व बैंक रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है? बैंक दर बढ़ने से बैंकों को ऋण महंगा पड़ता है। इस कारण बैंक जो है आरबीआई से ऋण नहीं लेता है। इसके परिणाम स्वरूप ऋण की मांग कम हो जाती है। ऋण की मांग कम होने से स्फीति एवं महंगाई पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में अवस्फीति या मंदी की अवस्था में आरबीआई रेपो रेट व बैंक रेट में कमी कर देता है। इससे मंदी पर नियंत्रण स्थापित करने में सुविधा होती है। दूसरा देखते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई खुले बाजार से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल हुआ,
बांड, विदेशी मुद्रा आदि का क्रय विक्रय करना। इससे सदस्य बैंकों से आरबीआई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, ये इसकी एक टूल है। महंगाई की अवस्था में प्रतिभूतियों का विक्रय बैंकों को किया जाता है ताकि बाजार में मुद्रा कम हो सके और महंगाई पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अवस्थिति या मंदी की अवस्था में प्रतिभूतियों का क्रय व्यापारिक बैंकों से करता है, जिससे बैंकों के पास ऋण देने के लिए पर्याप्त रकम आ जाए और बाजार में मुद्रा की वृद्धि हो सके, जिसके कारण अवस्थिति या मंदी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। तीसरा उपकरण है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वह ब्याज दर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं के बदले अदा करता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। व्यापारिक बैंकों के पास अतिरिक्त रकम होने पर वे उन्हें आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, जिस पर आरबीआई एक निश्चित दर से ब्याज अदा करती है। यही ब्याज की दर रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। आरबीआई स्फीति की अवस्था में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि व्यापारिक बैंकों के पास अतिरिक्त रकम को आरबीआई के पास अधिक ब्याज के लालच में जमा करा दें। इससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और स्फीति और महंगाई पर नियंत्रण स्थापित हो पाता है। इसके विपरीत अवस्थिति की स्थिति में आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देता है, जिसके कारण साख पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। चौथा उपकरण देखते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, जिसको सीआरआर या कैश रिजर्व रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत या निश्चित अनुपात आरबीआई के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। आरबीआई इस रकम पर एक निश्चित दर से ब्याज देती है। यही ब्याज की दर नगद आरक्षित अनुपात या सीआरआर कहलाता है। आरबीआई इस दर में वृद्धि या कमी करके साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में सीआरआर बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण मुद्रा कम होता है और महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अवस्थिति की अवस्था या मंदी की अवस्था में सीआरआर घटा दिया जाता है, जिससे मुद्रा अधिक होता है, बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और वस्तुओं का रेट पहले की अपेक्षा बढ़ने लगता है और मंदी पर काबू पा लिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, पांचवा उपकरण संवैधानिक तरलता अनुपात, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर के नाम से भी जाना जाता है। सभी व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात स्वयं के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। यही अनुपात एसएलआर या संवैधानिक तरलता अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। मुद्रास्फीति की दशा में एसएलआर में वृद्धि कर दिया जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा कम हो जाता है और महंगाई भी कम होने लगती है। महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके विपरीत मंदी अथवा अवस्थिति की अवस्था में एसएलआर में कमी कर दिया जाता है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो सके और वस्तुओं का गिरता हुआ मूल्य काबू में लाया जा सके, मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाती है। अगला उपकरण है छठवां उपकरण, सीमांत गतिरोध सुविधा, या इसको बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। यह उपकरण आरबीआई ने सन 2011-12 में शुरू किया है। इसमें वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से वर्तमान रेपो रेट से 1% अधिक ब्याज दर पर पैसा उधार ले सकता है। बैंकों में अचानक नकदी अथवा तरलता की कमी आ जाने पर एमएसएफ या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हिंदी में सीमांत गतिरोध सुविधा कहते हैं, के माध्यम से अल्पकालीन ऋण लिया जा सकता है, जो न्यूनतम 1 करोड़ होता है। कम से कम 1 करोड़ लेना पड़ता है।
उपरोक्त तरीकों से आरबीआई साख की मात्रा नियंत्रित कर सकता है और आर्थिक स्थिरता बनाए रख सकता है। धन्यवाद।